सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इस वक्त हर कोई मुश्किल में नजर आ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ऐलान तो कर चुके आज़ादी मार्च का, लेकिन तब से लेकर आज तक मुश्किल में है कि उसके बाद किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तभी तो ये बात हो रही है कि अब पानी के रास्ते दरियाओं से पहुंचने की मशकें शुरू कर दी गई हैं। अब इस मुश्किल से कैसे निकला जाए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ही सिवाय हिमायत करने के इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे। फंडिंग का मामला अलग से है कि बढ़ें तो आगे कैसे बढ़ें। फिर ऐलानात करने पड़ रहे हैं कि धरना तवील नहीं होगा, होगा नहीं होगा। ये मुश्किल मौलाना साहब की है। हुकूमत अलग से मुश्किल में है कि मौलाना साहब से निमटा कैसे जाए, करना है तो क्या करना है। कभी एक बयान, कभी दूसरा बयान। अब ये भी बात आ रही है कि मुज़ाकरात की भी कोशिश होने वाली है और वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर को भी ये टास्क सौंप दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से कि चलें कोई बातचीत तो मौलाना साहब से की जाए। हुकूमत इस बात पे भी मुश्किल में है कि तहरीके इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में जो दरख्वास्त थी तहरीके इंसाफ की कि ये जो हेयरिंग हो रही है कमेटी के सामने, खुफिया हेयरिंग, ये ख़त्म की जाए, वो दरख्वास्त भी इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी। तहरीके इंसाफ मुश्किल में है, हुकूमत मुश्किल में है। अब आ जाए नून लीग अलग से मुश्किल में है। शहबाज शरीफ साहब को फिर दर्द हो गया, भाई से मिलने पहुंचे नहीं और नून लीग इंतशार का शिकार हो रही है। ये उनकी एक अलग से मुश्किल है। कल भी एक नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल है, प्रोग्राम देखिएगा, आपको उसके बारे में बताएंगे। पीपल्स पार्टी भी मुश्किल में है कि मौलाना साहब के साथ जाना है तो किस हद तक जाना है। पार्टी अलग है, धरने में शामिल किसी सूरत नहीं होना, मजहब कार्ड इस्तेमाल नहीं होने देना, मगर करें तो क्या करें, किस हद तक जाएं। उसके बाद अब कायद MQM, बानी MQM भी मुश्किल में है कि वहां जहां उन्होंने अपना वतन बसा लिया, उसको वतन बना लिया, वहीं पर अब उनके खिलाफ केस चल रहा है और उन पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। 2 हफ्ते में फैसला भी आ सकता है और दहशतगर्दी का उनके खिलाफ मुकदमा वहां पर चल रहा है। नैब के चेयरमैन मुश्किल में है कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट में उनके खिलाफ लार्जर बेंच बना दिया गया है कि वो चेयरमैन रह भी सकते हैं या नहीं। आखिर में अवाम तो बहुत ही मुश्किल में है। महंगाई का तूफान, गुर्बत, बेरोजगारी और इस मुश्किल से निकालने वाला उनको कोई भी नजर नहीं आ रहा। होगा क्या, किस तरफ हालात जाएंगे, ये हर एक की जो मुश्किल मैंने बयान की है, इससे निकलने के लिए इनके पास रास्ता क्या है, इन सब के पास। इस पर बात करेंगे असद खिरल साहब से, बाबर डोगर साहब से। आज की अहम डेवलपमेंट्स पर रिपोर्ट देखिए और उसके बाद एक गिला जो मेरा बाबर डोगर साहब से है, आज मैं आप सबके सामने रखूँगा। असद खिरल साहब, एक तरफ ये जो मुश्किलें शुरू हो गई हैं कि कश्तियों के ज़रिए सिंध के दरिया से पहुंचा जाए ऊपर तक, इस्लामाबाद तक, ये तो एक अजीब कहानी है। किस तरह से पहुंचेंगे अब मुझे ये समझ नहीं आ रही। इसके बाद मौलाना साहब ये भी कह रहे हैं कि ये धरना है, ये 126 दिन का नहीं होगा, वक्त उस तरह का नहीं है और वक्त का तयन भी नहीं है, तो कम अरसे के लिए फिर होगा और होगा भी या नहीं होगा। फिर हमें रोका गया तो पूरे मुल्क तक फैल जाएगा। गिरफ्तारी से भी वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, इसीलिए सिंध से कहा जा रहा है कि आगाज़ किया जाएगा। और हुकूमत ने तो मुज़ाकरात के लिए अब टास्क भी दे दिया है वज़ीर मज़हबी अमूर को। तो खिरल साहब, ये फिर अब जो आप कह रहे हैं कि मौलाना साहब को कोई फेस सेविंग मिल जाएगी अब? एक तो आपने जो उनकी रिहर्सल और तैयारियां हैं वो भी पूरी कौम ने देखी। 4 कश्तियों से ऊपर मिलियन मार्च आएगा और दरिया सिंध का जो रुख है वो इस्लामाबाद तक चलता जाएगा साथ। ये तो आपने देख लिया, तैयारियां तो उनकी नजर आ रही। नहीं, ये देखे ना, वो हो सकता है वो नहीं खिरल साहब ऐसे आप मजाक उड़ा रहे हैं। वो आगे तक जाके उसके बाद कहीं बीच में वो वहाँ गाड़ियां हो सकते हैं खड़ी हो, खुद भी हंस रहे हैं। नहीं देखिए, जेहलम तक वो जाके ना किसी तरह दरिया जेहलम तक पहुंचे, वहां से आज तक वो ऐसा दरिया नहीं दरियाफ्त हुआ मौलाना साहब शायद खुदा है कि जो सिंध से चलेगा डोगर साहब और इस्लामाबाद तक वो दरिया होगा और मिलियन मार्च कश्तियों पे जाना है। मुझे एक बात बताएं, तो फिर इसका मतलब हम ना ही समझे ना। खैर साहब, एक चीज बताएं, दरिया सिंध अगर सिंध से ये निकलते हैं, आगे दरिया सिंध के एक साइड पे बलूचिस्तान है, दूसरे पे पंजाब है, फिर आगे चले जाएंगे, एक साइड पे KPK है और दूसरी साइड पे पंजाब है, और उससे आगे चले जाए तो आगे चले कहीं किसी ना किसी तरीके से इस्लामाबाद है। तो ये
ये ऐसी बात है डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ, इसके बड़ा मजेदार है। कहीं ना कहीं एक किनारे बंदे ने लगा के पूछा कि अगर आप जंगल में जा रहे हो, ये मौलाना साहब के साहब लतीफ़ा अगर फिट आता है तो मैं माज एक इत्तेफाक होगा। एक बंदा जा रहा था, उसने कहा अगर एक लतीफ़े अपनी कहानी की बात है, वो अगर कोई माज इत्तेफाकिया हो सकती है। उससे उसामा साहब पूछा किसी ने कि अगर आप जंगल में हो और शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? उसने कहा मैं भाग जाऊंगा। उसने कहा फिर भी वो आपके पीछे अगर ताकब करे? उसने कहा मैं दरख्त पे चढ़ जाऊंगा। उसने कहा शेर अगर दरख्त पे चढ़ जाए तो उसने कहा मैं दरिया में छलांग मार दूंगा। तो उन्होंने कहा अगर दरिया में छलांग मार देंगे वहाँ पे भी शेर आ जाएगा। उसने कहा ये सिर्फ मुझे बताएं कि आप मेरे साथ हैं या शेर के साथ हैं? उसने कहा कि मतलब ये है कि आप शेर को दरख्त पे भी चला रहे हैं। मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान साहब जो है फेस सेविंग के लिए मिलियन मार्च से, अब मेरा ख्याल है वो अब इसको नाम क्या रखेंगे? नहीं तो मुज़ाकरात तो हुकूमत भी कर रही है ना। बाबर डोगर साहब भी कहते रहे कि मुज़ाकरात करने चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात है अगर सीनियर सहाफ़ी की उन्होंने सुन ली है। ये है मजाक, ये जरा उसामा साहब, ये तो मैं देख रहा हूं वो मजाक नहीं सुन लेना, ये आपने देखा ये मजाक रात हो गए। अच्छा, यानी मजाक करने वाली रात नहीं जो होती, जो कि अभी नहीं आई ना आनी है, यानी वो नौबत ही नहीं आएगी ये नाज़रीन के लिए। मीम हुकूमत की तरफ से नहीं होंगे। काफ दो नुक्तों वाली, काफ कैंची वाली और आगे रात अलग है। ये इस हद तक तो मुज़ाकरात मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ संजीदगी वाली बात अगर ये कहें कि हुकूमत, देखें मुझे हुकूमत को मुज़ाकरात तो तब करने की जरूरत है जब उन्होंने 27 अक्टूबर की डेडलाइन दी थी। उससे बैक फुट पे वो खुद ही चले गए बगैर मजाक रात के। दरिया में आने से टाइम लगता है, जब वो दरिया से आएंगे तो वो थोड़ा सा वक्त, गाड़ियां सड़क से जल्दी पहुंच जाती हैं, दरिया से जरा कश्तियां उसामा साहब आप मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए मिलियन मार्च की आप बात कर रहे हैं, मामला कश्तियों पे आ गया है। सिंध से चलना आप शुरू कर रहे हैं, सिंध से इस्लामाबाद पहुंचेंगे, 27 से 31 अक्टूबर चले गए। डेंगू के हवाले से खबरें भी आ रही हैं, फैलाई भी जा सकती हैं। पीपल्स में कहते हैं सैकड़ों लोग दाखिल हो गए और मौलाना साहब को फंडिंग भी नहीं मिली, पाकिस्तान के अंदर से कहीं नहीं मिली, बड़ी पार्टियों से। कहीं और से अगर फंडिंग आ रही है तो जारी बात है मेरे पास ऐसे प्रूफ नहीं है, लेकिन जारी बात है इस पे सवाल उठेंगे, उनसे पूछा जा सकता है। सिंध की हद तक तो सपोर्ट मिल रही है पीपल्स पार्टी की। सिंध की हद तक सपोर्ट इसलिए मिल रही है कि सिंध वाले इसलिए सपोर्ट दे रहे हैं कि उनके पास स्ट्रीट पावर नहीं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो वाज़ेह कह दिया कि पूरी तरह से कैप्टन सफदर साहब ने पैगाम दे दिया भरपूर। वो कह रहे हैं एक दी के बाद सबसे बड़ा धरना होगा तहरीके आजादी के बाद। कहने पे उनका सगा भाई उनको मिलने नहीं गया, जो बाबर साहब वो कहते हैं ऑटो पे लगी उनकी दर्द, सगा भाई उनको मिलने के लिए नहीं जा रहा जिसकी दर्द शुरू हो गई है। तो क्या नवाज शरीफ के कहने पे वो धरने में शामिल हो जाएंगे जो सदर है नून लीग के? एक तो ये बात आप समझ जाएं। अच्छा। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। कैप्टन सफदर ले अच्छा, कैप्टन सफदर जो है उनकी जो अब वजीफे वाली कहानी का भी आपको पता है। जी। और बहुत सारी चीजें और भी हैं। वो बेचारे कई दफा घर से निकाले भी गए, जो उनके साथ होता रहा है। मैं वो मुनासिब नहीं है चीजें, लेकिन बहरहाल आजकल वो उनको चले एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। जी मैं ये बता रहा हूँ, अब अगर कैप्टन सफदर साहब के वाले से तो तरदीद भी आ गई, उन्होंने कहा ये तो कोई सीईसी के इस तरह की चीजें नहीं है। उस बेचारे को डिसऑन कर दिया। एक वो भागदौड़ कर रहे हैं जी, एक अच्छा, उनको मतलब आप डिग्रेड कर रहे हैं। एक बात अब मैं ना चाह रहा हूँ कि बाबर साहब से मैं गिला कर लूँ। बाबर साहब मुझे सख्त आपसे गिला है, बहुत ज़्यादा, और मैं तो बात भी नहीं करना चाह रहा था आज आपसे। यानी उसकी वजह यह है कि आपने जब जब कहा है, ये रिकॉर्ड निकाल कर देख लें, किसी को शक है तो हमारे प्रोग्राम का रिकॉर्ड देख लें, यूट्यूब पर दीगर जगहों पर आपको मिल जाएगा। जब जब बाबर डोगर साहब ने कहा है कि जी कमर दर्द हो जाएगा शहबाज शरीफ साहब को, बिल्कुल उसी तरह अभी कल के प्रोग्राम में इन्होंने कहा कि जनाब अब कमर दर्द शुरू हो जाएगा। वो शहबाज शरीफ साहब को इतना कमर दर्द हुआ है बेचारों को कि वो नवाज शरीफ साहब से मिलने तक नहीं जा सके, 100 गज के फासले पर जी। और इतना से तो अगर आपको पहले से पता लग जाता है बाबर डोगर साहब, कोई आपने पता नहीं स्कैनिंग रखी है, कुछ ज्योतिषी का कोई काम है, पता नहीं क्या, तो आप उनके डॉक्टर्स को बताएं, शहबाज शरीफ साहब को बता दें कि जनाब आपको कल कमर का दर्द हो जाएगा, वो पहले से कोई मेडिसिन को दवाई ले लें। ये तो बड़ी गलत बात है कि आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे। आपको पता लग जाता है कि कमर दर्द होने लगा। एक लुकमा दूंगा फिर डोगर साहब जवाब दो। डोगर साहब और हम जो है ना, हम है बेसिकली रिपोर्टर। हमने कभी, आप मेरे से जब प्रेडिक्शन की बात करते हैं डोगर साहब से हम उस पर खामोश हो जाते हैं। अच्छा, डोगर साहब के चूहे इतने पक्के हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो एक्टिविटी होती है ना, इन्होंने कुछ चूहे वहां पे छोड़े हैं। चलें, जो भी है, बगिंग वाले जो भी है, मेरा क्या आप उनको बताएं, होती है इनके पास पहुंच जाती है, ये ऐसे बात नहीं करते। देखिए शहबाज शरीफ साहब 96-97 जब अपोजिशन करने का टाइम आया तो शहबाज शरीफ साहब की कमर में दर्द शुरू हो गई और पीएलआई को पार्टी की कमांड, पंजाब की कमांड देकर खुद लंदन भागे कि जी मेरी कमर दर्द हो रही है, मैंने इलाज करवाना है।
लेकिन जब वजारत आला 97 में वजारत आला की बात आई तो उस वक्त ये क्लेमेंट थे कि जी मैं ही वज़ीर आला के सबसे लायक हूँ पंजाब में। उस वक्त जब वो वज़ीर आला पंजाब थे 97 में, तो उस वक्त भी इनकी कमर में दर्द हुआ करता था और उसका इलाज ये था कि ये कुछ दोस्त थे तो उनके घर स्विमिंग पूल थे, तो वहाँ पर ये इसलिए तैरने चले जाते थे कि कमर में दर्द है और स्विमिंग से कमर दर्द ठीक हो जाती है। और ठीक हो जाता है, पता नहीं ठीक हो जाती होगी, इन्हें बेहतर पता था। उसके बाद आप देख रहे 10 साल ये बिल्कुल ठीक रहे, वजारत आला के 10 साल कोई कमर दर्द नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जब से ये अपोजिशन में आए हैं उस वक्त से जब नैप पकड़ती है कमर दर्द होती है, नेशनल असम्बली का इजलास होता है ठीक होता है, PAC की मीटिंग होती है ठीक होती है, जेल में जाते हैं तो कमर दर्द स्टार्ट हो जाती है, जनाब धरने की बात आती है तो कमर दर्द स्टार्ट हो जाती है। वैसे चाहे असम्बली के अंदर 3 घंटे बोलते रहें, मौलाना से वैसे सारा दिन बैठे गप्पे मारते रहें, अगर उनसे नवाज शरीफ ये कहें कि धरने में जाना है तो कमर दर्द स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। तो ये तो एक चीज़ क्लियर है कि कल 5 घंटे की घर में मीटिंग थी और मीटिंग में उन्होंने पूरी जनाब एक चीज़ बताई और बताया कि जनाब बेनज़ीर भुट्टो का दौर जो था वो कैसा था, उस वक्त क्या नुकसानात थे धरने के, उससे पहले जो मार्चेस हुए भुट्टो दौर में उसकी वजह से जमहूरियत को क्या नुकसान हुआ और सारी चीजें अभी सेनेट में हमें 4 घंटे थी कि धरने में शामिल नहीं होना चाहिए और उन्होंने पूरा एक मूड बनाया कि धरने में हमने किसी सूरत में शिरकत नहीं करनी। अब ये सदर अब इन्हें इत्तला मिली कि भाई साहब तो बड़े सख्त नाराज हैं, क्योंकि भाई साहब ने तो जेल के अंदर से बड़ा क्लियर मैसेज भेजा था कि भाई हर सूरत में जाके धरने में शिरकत करनी है और तुमसे जब शिरकत की बात करते हैं तुम सारा मोमेंटम ही तोड़ देते हो। तो कल तो उन्होंने वादा कर लिया कि मैं भाई साहब के पास जाऊंगा और उनको मना लूंगा धरने के हवाले से, लेकिन जब आज पता चला कि भाई साहब तो उनका मूड ही बड़ा ख़राब है तो फिर आज उन्होंने उनकी कमर दर्द जो थी वो स्टार्ट। अच्छा, इसमें थोड़ा और उनको ऐड करूंगा और कैप्टन सफदर यही पैगाम लेकर आए कि हर सूरत जाओ। मैं बताता हूँ इसकी वजह। एक उनकी खानदानी जो रवायत है ना, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से, ओवरऑल इनकी फैमिली के हवाले से कि एक जो खानदानी रवायात है, एक तो वो वालदा मोहतरमा जो है उनकी बात वो नहीं टालते बिल्कुल, लेकिन अभी एक रवायत वो तोड़ी भी गई है। वालदा मोहतरमा की मुतद्दद ऐसी ख्वाहिशात, जब पाँव पे भी कपड़ा नवाज शरीफ साहब के फेंका, हाथ भी उन्होंने जोड़े लाहौर से इस्लामाबाद जाके, जब उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को अब्बासी की जगह पे प्राइम मिनिस्टर बना दें, यानी इलेक्शन करा के शहबाज शरीफ को, और ये भी उन्होंने कहा था कि इनको सदर बना दें, लेकिन उस वक्त कुलसूम साहिबा भी जिंदा थी और मरियम साहिबा ने प्रवेल किया। अभी फिर शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी ये एक हमेशा से रवायत रही है कि अपने भाई साहब को जो है नवाज शरीफ साहब ने ऐसे हाथ बांध के खड़े होते हैं। अच्छा। और आज तक उन्होंने उनको इनकार नहीं किया। अच्छा। वो एक वजादारी समझ ले, एक रिस्पेक्ट समझ ले, रिस्पेक्ट समझ ले। शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि भाई साहब के सामने उनमें इतनी जुर्रत नहीं है, उनकी एक रिस्पेक्ट का एक लेवल है, वो उनको भाई नहीं, अच्छा बाप का दर्जा भी देते एक और चीज, हैं, उनको कायद का दर्जा भी देते हैं। वो जाके अब नवाज शरीफ साहब की भी एक कमजोरी सुन लें, बगावत हो गया ना, नवाज शरीफ साहब की भी एक कमजोरी सुन लें। नवाज शरीफ साहब जो है चाहे वो कुलसूम नवाज हो या मरियम नवाज हो, वो जब भी डिसीजन मेकिंग की बारी आती है शहबाज शरीफ के हवाले से ख़ास तौर पर जब भी कोई फैसला करना होता है तो उन्होंने हमेशा ख़वातीन की मानी है, शहबाज की नहीं मानी। चाहे शहबाज शरीफ को जब वज़ीर आज़म बनाना था उस वक़्त भी कुलसूम नवाज जो थी वो अड़ गई कि नहीं ये किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अब भी अगर कई ऐसे इश्यूज आए, नवाज शरीफ ने अपना जानशीन बनाना था, PMLN हमजा शहबाज के हवाले से देख लें, वहाँ पर मरियम जो है हमेशा वो प्रवेल की हैं। अब भी नवाज शरीफ साहब जो है उन पर मरियम नवाज प्रवेल कर रही हैं। कैप्टन सफदर जो है भले जैसे भी हैं, लेकिन वो एक अच्छे पैगंबर का काफिले क्या कहानी है, लेकिन वो सुन रहे हैं ऊंट चल रहे हैं किधर से नहीं, ऊंट कोयटा से ऊंट चल रहे हैं। अच्छा, आप लेकिन हम जो है कैप्टन सफदर वो आजकल उनकी बड़ी अहमियत बढ़ गई है क्योंकि पैगाम रसानी का वो बड़ा अच्छा वो रोल अदा कर रहे हैं। कभी वो नवाज शरीफ का पैगाम मौलाना फजलुर रहमान के पास लेके जाते हैं, मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ के पास लेके आते हैं, मरियम का इन दोनों के पास लेके जाते हैं पैगाम।
तो बेचारे जो है उनको एज पैगाम रसान सवाल- जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन- आज भी शहबाज एक शरीफ बड़ा- साहब जो थे उनके प्रोटोकॉल की गाड़ी कोर्ट लखपत जेल खड़ी रही है सारा दिन। और नवाज शरीफ तो चाह रहे हैं ना आए। अच्छा सर, अगली खबर पे और वो जाना है। मियां साहब को रिपोर्ट देते रहे हैं कि कैप्टन सफदर साहब अभी चले गए अब हैं, कितना देर नून अंदर लीग रहे हैं, लाख कब वो के- बाहर आए हैं। लेकिन तो एक रिपोर्ट छोटी को सी जाती बात, रही सर, है। टाइम नहीं लगेगा। कैप्टन सफदर को बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। जो उनकी है ना पैगाम रसानी का मामला, वो खत्म होला। आगे जाके मैं बताऊंगा कैसे कि जो उनकी भाग दौड़ ने कुछ दिन के लिए जितनी ज्यादा की है उनको लंबा रिलीफ मिलने वाला है। वो कैसे, वो भी बताऊंगा। अब ये मसला तो है, नून लीग की मुश्किल ये है और ये रहेगी कि ये जो इख्तलाफात हैं ये अब छुप नहीं पा रहे। लाख नून लीग की तरफ से कहा जाए जी एक ही बयानिया है, लेकिन वो पहले भी देख लिया, बयानिया पिटता रहा, नुकसान होता रहा। इस दफा नवाज शरीफ साहब ने कहा साथ जाओ, तो उसमें भी अब नुकसान नज़र आ रहा है। जब शहबाज शरीफ लाख कह रहे हैं तो किस तरह लोग आएंगे, मोटिवेट होंगे, उसमें भी मुश्किल नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ की मुश्किल पर आते हैं, एक बहुत बड़ी मुश्किल। काफ़ी अरसे से केस चल रहा है फॉरेन फंडिंग का, और उसमें जो खुफिया कार्रवाई हो रही थी, कमेटी चल रही थी, और उसके बारे में तहरीक इंसाफ ने कहा कि जनाब इससे हमें सबको आगाह किया जाए कि क्या हो रहा है। 14 अक्टूबर को PTI को कमेटी के सामने कहा गया कि पेश हों, और इलेक्शन कमीशन ने इनकी दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी हैं कि आप सीक्रेसी का जो आप कह रहे हैं कि ये ना रखा जाए। तो क्या होगा? अब नून लीग तो कह रही है खरल साहब कि ये हम भी जा रहे हैं अब, और 2013 से आगे तक के फंडिंग का वो भी हम खोलेंगे। 2013 का तो एस अकबर बाबर साहब ने काम डाला हुआ है। तो ये तो तहरीक इंसाफ बड़ी मुश्किल में है। ये अगर साबित हो गया कि ये फंडिंग जो है ये गलत थी या इस्तेमाल इसका गलत हुआ, तो ये तो तहरीक इंसाफ को देखिए लेने उसामा साहब, ये आज की तारीख का नोटिफिकेशन है। ये जो बकायदा प्रोसीडिंग ऑफ स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ फॉरेन फंडिंग ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दिखा दे रहा है। जस्टिस सरदार मोहम्मद रजा साहब चेयरमैन है इसके के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, जिनको नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वो तैनात। नाराज भी हैं इस वक्त तहरीक हाँ इंसाफ जी, से। और क्योंकि जारी बात है जो लाए होते हैं। अच्छा दूसरी, लेकिन कुछ लोग अच्छे भी हो जाते हैं, जैसे कि जवेद इकबाल साहब को भी यही दोनों पार्टियां लाई थी, लेकिन आज सारे अंदर हैं, जो लाने वाले हैं वो भी अंदर है। जस्टिस रिटायर्ड अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब मेंबर हैं, और जस्टिस मिसिज इरशाद कैसर साहब ये इसके मेंबर हैं। इन्होंने बाकायदा जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ जो है उनको फॉर द पटिशनर वो चूँकि इसमें है, और बाबर अली चौधरी एडवोकेट वगैरह। अब इनके अंदर है जो जैसे सरदार मोहम्मद रजा चेयरमैन जो है, उन्होंने बाकायदा इसको रिकॉर्ड जो सेपरेटली इन्होंने 10 अक्टूबर की आज का डेट है, ये फैसला अनाउंस भी कर दिया है जी। और साथ ही उन्होंने कहा है तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मुस्तरद करके उन्होंने कहा है कि स्क्रूटनी कमेटी जो है काम जारी रखेगी। फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो दरखास्त थी जो आपने PTI के खिलाफ थी, मैं समझता हूँ बहुत खुशाइंद बात है अगर अच्छा। ये कर रहे हैं। सुन ले बाबा अपना उसामा साहब जी जी। लेकिन मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक 22 और जो फुर्तियां नजर आ रही हैं, कभी तो वो कासिम सूरी साहब का मामला हो उसके अंदर बात होती है, ख्वाजा आसिफ साहब का भी आपने देखा, मरियम साहबा के खिलाफ नाहली की जो दरखास्त आती उसके अंदर भी आपने एक टिल्ट देखा। उनके 2 मेंबरान है, ठीक है, अगर PTI को नहीं समझ आ रही कि जो 2 मेंबर उनको एक अपोजिशन का जो एक कानून है उसके मुताबिक वो मुशावरत नहीं कर रहे, उसके ऊपर उन्होंने आगे से अड़ गए, इनकार कर दिया है, ठीक है, मे बी वो सही होंगे इस पे। इशू ये है उसामा साहब जी जी, अगर पीपल्स पार्टी और PMLN की फंडिंग के हवाले से डोगर साहब भी जानते हैं, डोगर साहब हर MNA और MPA को टिकट लेने के लिए कितने करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। यहाँ लाहौर में मैं ऐसे ऐसे MNA MPAs को जानता हूं जो पार्टी फंडिंग के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ब्राइब देके अरबों रुपए के फायदे लेते हैं। सिर्फ बड़े फॉर्म बड़े लेने के महाराज लिए हजारों आते रुपए हैं, हैं, फॉर्म फॉर्म ग्रांटिंग लेने करते सिर्फ हैं, आपने फॉर्म वजारतें लेना है, लेते दरख्वास्त हैं। देनी है, MNA क्या MPA उन्होंने के कभी टिकट के हिसाब लिए, दिया उसके है? पैसे हैं। क्या पीपल्स पार्टी ने कभी हिसाब उसामा दिया? साहब, क्या मैं- नून लीग ने कभी हिसाब दिया होना चाहिए? साहब? खैरल साहब ने ये जो बात की है ना, जी जी, होना चाहिए, अच्छी बात है। ये बिल्कुल यही पॉइंट है असल। PMLN ने जो जिस तरह से फंड रेजिंग की थी वो मेरे सामने थी, जिस तरह से पार्टी इलेक्शन के नाम पर इन्होंने लोगों से पैसे बटोरे थे। कैसे? उसमें इन्होंने एक ये कहा कि जी जो MPA का कैंडिडेट होगा वो 3 लाख रुपए और जो MNA का कैंडिडेट होगा वो 5 लाख रुपया फीस जमा करवाएगा। ये फीस है, फीस है और इलेक्शन अप्लाई करने के लिए। उसके बाद इन्होंने जो MPS के कैंडिडेट थे जिनको पहले से ही फाइनल कर लिया हुआ था, उन सबको कन्वे किया कि आपने अपने हलके से कम 10 कैंडिडेट्स की फीस जमा करवानी, कम से कम 10 कैंडिडेट जो है वो फीस जमा करवाएं। मैं क्या तो टिकट से कि राना मशहूर को ही मिलेगा, लेकिन राना मशहूर साहब की ड्यूटी लगाई कि आपने अपने हलके में से 10 बंदों यानी को 30 लाख इकट्ठा करके देना है। 30 लाख इकट्ठा करके देना। अब राना मशहूर साहब ने क्या किया,
राना मशहूर साहब ने अपने हल्के में जाकर जितने भी PMLN के वहाँ पर लोग थे, तगड़े थे, उन सबसे कहा कि भाई मेरी टिकट तो खतरे में है, तो तुम सारे टिकट पे जमा करवाओ, हो सकता है किसी का दाव लग जाए। उन्होंने वहाँ से ये एक हल्के की बात कर रहे हो, उसको multiply 10 करिए। नहीं 20-20 लोगों की टिकटें जमा करवाई सिर्फ नवाज शरीफ को खुश करने के लिए कि मेरे हल्के से रेस लग गई कि मेरे किस हल्के से अब ज्यादा ये बड़े लोग जो हैं, कैंडिडेट बनते हैं। उनको इतना खेचा अच्छा, जाए। अदा के एम्पियर ये तो सर 300 अच्छा। अगर सिर्फ आप हाँ, सीखे उस पे 10-10 दरखास्त लगाए, और 3,000 आ जाएगी। MP और MNA की जरा आप देखेंगे कहां पर जाता है, सेनेटर फिगर कहां जो पर बिकती जाता है, है। यानी 10-10 हजार दरखास्तें, हर दरखास्त पर 3 लाख रुपया। ये छोटी सर बात एक है। मिनट खैर साहब, ये एक सर मिनट, खैर अरबों साहब, रुपया चला गया। एक मिनट मैं नून लीग लाहौर का एक MNA का कैंडिडेट था। उसने वहां पर एक बंदे से कहा कि मैं तुम्हें MP की टिकट दिलवा दूंगा, लेकिन तुम मुझे 2 करोड़ रुपया दो। 2 करोड़ 2 करोड़ रुपया दो। उससे 2 करोड़ रुपया लिया गया। उसने 1 करोड़ रुपया अपने पास रखा और 1 करोड़ रुपया पार्टी फंड रेजिंग की जो मीटिंग थी उसने कहा मियाँ साहब ये 1 करोड़ रुपया मेरी तरफ से है पार्टी फंड को। और बाद में जब मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, वो कहीं बीमार हुआ तो मियाँ साहब उसके अस्पताल इयादत के लिए गए और उसके माथे को चूमा भी। तो बेतहाशा ऐसे MNAs हैं जो पार्टी फंड के नाम पर करोड़ों रुपया और उसकी पार्टी कोई में जमा लिखत करवाते पढ़त हैं। नहीं है, कोई एक एक्शन और कमीशन में एक कुछ नहीं आगे है। सुन लिखत लें, पढ़त कैसे एक करेंगे? और वो उसामा खुशी साहब, से एक देते हैं, खैर 5 साहब, करोड़ दे के एक और रियल ब्रेक का स्टेट वक्त का लगेगा बहुत बाबा बड़ा टाइकून है, रियल स्टेट का बहुत बड़ा टाइकून है। उसने PMLN को पार्टी फंड के नाम पर 25 करोड़ रुपया दिया था। 25 करोड़ रुपया वो तो PTI को उसने पैसे दिए थे। PMLN को। सर मैं 2 पार्ट्स PMLN में को, दिए थे। तो ये पीपल्स पार्टी का भी यही हाल है। PMLN को, और उसने अरबों रुपया लूटा हाँ जी। और वो मुल्क से फरार है, मुल्क से फरार है। अच्छा, और नहीं, नैब में उसका केस भी चल रहा है। पीपल्स पार्टी का भी यही हाल है, ये सब बड़ी जमातों का यही हाल है। तो इसी सर तरह ये फंडिंग जो हुई। ये जो पार्टी फंड के नाम MKM की इस पर तरह फंडिंग अरबों हुई। रुपया इकट्ठा हो रहा है MKM आपने PMLN को। देखे। अच्छा, एक और बात इसमें कितनी क्या अलग है? तो एक अहम बात ये है कि ये तो करोड़ों रुपए ले लिए। आपके एक ख्याल छोटी में सी एक बात, बैलेंस, सर ब्रेक का वक्त है, नहीं हो जलसों पे सकता। जब जाते थे सर, ब्रेक। वो भी पैसा बोल उनको कहते थे कि 20 लाख रुपए ब्रेक का वक्त है, ब्रेक का वक्त है। लगता है कि सबके साथ ही ये मसला है और शायद कोई बैलेंस है कि जनाब नैब एक तरफ है तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि चलो हम हुकूमत की तरफ हो जाते हैं। ब्रेक का वक्त है जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं और चेयरमैन नैब की मुश्किल पर भी बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। एक बहुत ही अहम मुकदमा चल रहा है और ये कहा जा सकता है कि शायद इससे पहले इतनी मुश्किल में बानी MKM कभी नहीं थे। जिस मुल्क को वो अपना वतन कहते हैं वहीं पर उनके खिलाफ मुकदमा अब चल रहा है और कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते में फैसला आ जाएगा। तब तक वो किसी किस्म का कोई बयान, कोई खिताब नहीं कर सकते, कोई पैगाम नहीं दे सकते। नकलो हरकत पर भी उनके पाबंदी है और पहले तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद फिर ज़मानत पर उनकी रिहाई है। लेकिन अब फैसला भी आ जाएगा और नफरत अंगेज़ तकरीर और दहशत गर्दी का मुकदमा उनके खिलाफ बन गया है। बाबू डोगर साहब, ये तो बड़ा मुश्किल, और कह रहे हैं फ़र्द जुर्म जब आयद कर दी गई है तो इतने अरसे के बाद, सालों के बाद सोच समझ कर जब ये किया गया है तो ये बरतानिया के कानून के हवाले से तो मशहूर है। इसलिए उन्होंने इतना टाइम लिया कि अगर ये केस उनके खिलाफ आया तो बानी MKM को बहुत ज़्यादा पैसा जुर्माना उनको भरना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये तो ऐसे लग रहा है कि बहुत कम बचत के चांसेस हैं बानी के। उसामा साहब, क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा बरतानिया के शहरी रह रहा हो जिसने बरतानिया में दहशत गर्दी की हो, जिसने बरतानिया के लोगों को उसके अदारों के खिलाफ उकसाया हो, जिसने बरतानिया में लोगों को ये उकसाया हो कि वो जाके अदारों पर अटैक कर दें, वो अदारों के खिलाफ साजिशें करें, वो वहाँ पर लोगों को कत्ल करें, वो वहाँ पर लोगों से भत्ता वसूल करें। क्या ये पॉसिबल है कि कोई बंदा जो बरतानिया का शहरी है वो पाकिस्तान में बैठकर बरतानिया में ओपनली सारी दुनिया के सामने दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हो? हमें तो FATF में फंसा दिया जाता है कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, धमकाया जाता है। और यहाँ पर ऐसे लोग जो ओपनली पाकिस्तानी अदारों को धमकियाँ दें,
पाकिस्तान के हसास अदारों के लोगों को मर्डर करवाएं और उसके बाद लोगों को उकसाएं चैनल्स कि के वो दफ्तर में आग चैनल्स लगवाएं। के दफ्तर पर अटैक करें, लोगों से भत्ता वसूल करें, कराची में दहशत गर्दी के 300 वाकयात लोगों को करें, जिंदा जला दें। उसका अमन तबाह करें और उसके बाद सरजमीन हो बरतानिया बरतानिया में की। बड़े आराम से जिंदगी बसर करें और यहाँ से लूटा हुआ जो पैसा है वो उसको लेके बैठे रहे। मेरा मतलब है कि अब बहुत हो गई, इंतहा हो गई है। अभी भी उनकी मशरूत जो बेल हुई है कि उनको कहा गया कि जी आप स्पीच नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान के लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन ने जिस तरह से कराची के अमन को तबाह किया, सैकड़ों लोगों को कराची कत्ल में किया। सैकड़ों नहीं हजारों लोगों के कत्ल में वो शख्स मुलविस है। वो उस शख्स की वजह से कराची जो था पाकिस्तान का, सारे पाकिस्तान का अमन तबाह हुआ, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हुई, उसने पाकिस्तान के अदारों को मिलान किया। सख्त उस पर वो उस पर कार्रवाई सख्त से होनी चाहिए। सख्त बिल्कुल कार्रवाई सही। होनी चाहिए। बिल्कुल सही। उसामा साहब, अच्छा, जी जी, मगर मैं तो हैरान हूं कि हम कुछ भी ना करें और सारी दुनिया जो है वो हमें कभी FATF कभी कहीं फंसा दे, नहीं, कभी लेकिन कहाँ डॉक्टर फंसा साहब दे। एक छोटा सा मैं साथ करता हूँ, यहाँ पे भी हुआ है ना। आप देखें टेररिस्ट फाइनेंसिंग की अगर बात आती है, इंडिया भी शोर मचाता है कि देखें ये पाल रहे हैं तंजीमें, डान लीग्स आई, नवाज शरीफ का नैरेटिव आया। लेकिन आप पूरी दुनिया के सामने ये भी हकीकत आई डॉक्टर साहब, आज CTD पंजाब ने नून लीग की हुकूमत ने शोर मचा दी, जिनकी सूबे और मरकज में हुकूमत थी, डान लीग से निकलवाती थी कि हमारे कुछ इदारे इन तंजीमों को पाल रहे हैं। आज वो साबित हो गया कि हमारा कोई इदारा, हाफिज सईद के ऊपर टेररिस्ट फाइनेंसिंग का इल्जाम है, बाहर वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। आज 4 लोगों को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो पंजाब पुलिस का है, हुकूमत पंजाब के अंडर काम करता है, 4 जो टॉप लीडरशिप थी, जमातुल दावा, लश्कर तैयबा जो प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कालदम तंजीम है, उसके प्रोफेसर जफर इकबाल साहब को, या अजीज साहब जो हैं, मोहम्मद अशरफ और अब्दुल सलाम, इनके ऊपर इल्जाम क्या है CTD के जो मुताबिक कि इनके ऊपर टेररिस्ट फाइनेंसिंग का इल्जाम है। सुबह उनको ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर आप जो जाली बयानिया वाले जो साजिशी अनासर थे, उनको ये ख्याल होना चाहिए कि हमारे इदारे जी जी बिल्कुल इस पे गैर जानबदार हैं। अगर किसी के ऊपर भी इल्जाम भी आता है तो उनको पकड़ा भी जाएगा। अब ये वो बस ट्रायल के साहब, साथ- ये हम खुद से तो सब कार्रवाई कुछ हो रही कर है। रहे हैं। यही मैं कह अब रहा हूं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बरतानिया भी कुछ बरतानिया भी कुछ करे, क्योंकि इतने सालों से वो बंदा वहां पर बैठा हुआ है, वहां से धमकियां देता रहता है। तो अब टाइम आ गया कि उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। जब चेयरमैन हमारे नैब ऊपर इल्जाम लगता है कि दहशतगर्दी के लिए सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, तो बरतानिया जो है, क्या उसको ये नहीं है कि अगस्त 2016 में जो तकरीर की और उसके बाद जितनी आपने कही रिकॉर्ड इमरान मौजूद है। खान का कत्ल, चले अभी देख लेते हैं ना, अब कार्रवाई अगर हो जाए 2 हफ्ते में पता लग जाएगा, वरना hypocrisy का भी सामने आ चेयरमैन जाएगा। नैब बड़ी मुश्किल में है और फुल कोर्ट बेंच बनाया जा रहा है जनाब हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में। तो बाबर डोगर साहब, क्या होगा? चेयरमैन नैब को भी हटाने की दरखास्त है। उसके बाद कहा गया कि जी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केस है इसी को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये कानून के खिलाफ था। खैर वो दरखास्त तो उन्होंने कहा जी आप जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन ये चेयरमैन नैब का मसला अचानक से बहुत बड़ा नहीं हो गया? बड़ी मुश्किल में आ गया चेयरमैन नैब के। पूरा फुल कोर्ट अब ये सुनेगा चेयरमैन नैब सही लगाए गए थे, कानूनी हैं, और अगर नहीं है तो, और फिर साथ कहा जा रहा है जो जो उन्होंने फैसले दिए हैं या जो जो उन्होंने कार्रवाइयां की हैं वो सब भी खत्म कर दी जाएं। फिर तो नवाज शरीफ भी रिहा, जरदारी साहब भी रिहा, सब लोग रिहा हो जाएंगे। उसामा साहब, ये जो पिटीशन दायर की है AK डोगर साहब ने की है, बड़े नामवर जाने पहचाने वकील हैं बहुत और नवाज शरीफ के वो वकील हैं, PMLN के वो लॉयर रहे हैं। उनकी एसोसिएशन PMLN और नवाज शरीफ से कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जी अपॉइंटमेंट ही इलीगल है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ साहब जिनके वो बड़े करीब गिने जाते हैं, उन्होंने ये अपॉइंटमेंट गलत की थी। और फिर मेरा एक सवाल है AK डोगर साहब से। AK डोगर साहब इससे पहले कमरुद्दीन चौधरी भी चेयरमैन नैब रहे हैं, उन पर करप्शन के चार्जेस भी थे, उन पर यह भी चार्ज था कि इवन जब वो ADC थे जनरल ज़िया के, उस वक्त भी वो पैसे पकड़ा करते थे। और ब्रिगेडियर थिमजी की एक किताब है जिसमें उन्होंने किताब में प्रेसिडेंट्स ADC लिखा, उसमें बताया कि किस तरह से जनरल ज़िया जो थे उन्होंने कमरुद्दीन चौधरी जो कैप्टन थे और उनके ADC थे, उनको करप्शन की बुनियाद पर नौकरी से निकाला और सिविल सर्विस में उनको भिजवा दिया। तो उस वक्त तो आपने कोई रिट नहीं की, नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करवाया था ना, जरदारी साहब को नहीं गिरफ्तार करवाया था। रेट की थी जी आपने। सर, सुप्रीम कोर्ट सर, ने कहा मेरी एक पनामा बात केस बताएं। में सुन ले, मेरी बात- सुप्रीम कोर्ट ने सर- ऑब्जर्वेशन दी, फवाद चौधरी साहब ने सुन ले। डॉक्टर साहब बड़ा अहम इंकशाफ है। फवाद चौधरी साहब ने 209 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पनामा जजमेंट में कहा था
कि चेयरमैन को उतारने के लिए एक फोरम है, उन्होंने पीटीआई को कहा कि आप उस पर जाएं। फवाद चौधरी साहब गए, दरखास्त दी 209 की, उसके बाद मैच फिक्सिंग हो गई। चेयरमैन नैब लाहौर आए, वो हमारी होटल में ठहरे, उनकी ख्वाजा आरस से मुलाकात हुई, कमर ज़मान की बात कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, वो पूरी कहानी इदारों के पास मौजूद है। मामला ये है कि मैच फिक्सिंग हो गई थी। अब ये डोगर साहब आप जो कह रहे हैं, जो डोगर साहब जिनके वकील रहे हैं, ये भी आपको पता है, ये जो केस किया गया उसमें 2 पार्ट किए गए। एक पार्ट है कि नैब की तश्कील की बात हो रही है। चंद मिनट है, कल क्या होगा पर आज हमने तफसील से बात करनी है, अगर आप मुख्तसर बता दें। जी डोगर साहब बात कर लें। देखिए, उसमें एक चीज तो सीधी सीधी है कि चेयरमैन नैब जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। उसकी अपॉइंटमेंट का भी एक तरीका है कि किस तरह से जो कायदे ईवान है, प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर मिलकर उनको लगाएंगे, और उनके उतारने का भी एक आईनी तरीका है कि उनका जो है एक रेफरेंस जाएगा, जुडिशियल रेफरेंस जाएगा, और वही सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उनका एक रेफरेंस जाएगा, और उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि उनको किसी और तरीके से उतारा जा सकता है। बिल्कुल आईनी एक तरीका है, आईनी एक तरीका है, और उसके मुताबिक उनको उतारा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस को निकालने के लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल केस कोर्ट में है, मैं इस पे डिस्कशन नहीं करता, लेकिन पार्ट नैब की तश्कील का है, वो भी एक आईनी मामला है, लेजिस्लेशन के बगैर। चले अब देखते हैं कि ये फुल कोर्ट बेंच में क्या होता है, कल क्या होगा बाबर साहब। अच्छा चले खरल साहब आप अच्छा, कल जी होगा ये कि एक तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से, चूंकि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन में, और चौधरी शुगर मिल के अंदर जो नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि कोई चोर बंदा इतना बेवकूफ नहीं है अपने नाम पे वो चीज रखता है। नवाज शरीफ साहब सिर्फ आज एक आपको टीजर दिखा रहे हैं, और कल आपके साथ क्या होगा वो भी नाज़रीन को आप बताएंगे। ये नाज़रीन देखें, ये चौधरी शुगर मिल, अच्छा ये उसका चेक है, कैश हुआ है, और हो फ्रॉड, और नवाज शरीफ उसमें इन्वॉल्व हो, टीटी हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, और एमसीबी और मियां मनशा का नाम ना आए, ये हो नहीं सकता। ये एमसीबी की बैंक की ब्रांच है, अच्छा, और ये है स्विक सेंटर है, गालबन गार्डन टाउन में उल्टी साइड से चुके हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं नाज़रीन के लिए। नवाज शरीफ साहब का नाम, और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम है, इसके ऊपर लिखा है। कल इसके ऊपर तफसील से बताएंगे। दूसरा, नवाज शरीफ साहब को कल, मैं एक तो ये नाज़रीन देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, कल नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है, फैसला कर लिया गया। मैं ब्रेकिंग खबर दे रहा हूं, बड़ी खबर है जी। कल अच्छा, नंबर 1 उसके चौधरी शुगर मिल, इसी टीटी स्कैंडल में। दूसरा, और ये मनी लॉन्ड्रिंग केस चौधरी शुगर मिल में, जिसमें ऑलरेडी हमजा शहबाज की गिरफ्तारी डाल चुकी है, नैब में वो ज़ेरे तफ्तीश रह चुके हैं। उसके बाद मरियम साहिबा इसके अंदर गिरफ्तार, यूसुफ अब्बास साहब, लेकिन वो जेल चले गए नैब से। नवाज शरीफ साहब को वहां पे ले जाना चाहिए था नैब को, लेकिन नैब ने पेशेंस का मुजाहरा किया। एक और खबर मैं दे रहा हूं, अरेस्ट वारंट चेयरमैन नैब ने नवाज शरीफ के साइन कर दिए। नवाज शरीफ साहब ने वारंट गिरफ्तारी के ऊपर दस्तखत चेयरमैन नैब ने कर दिए हैं चौधरी शुगर मिल में गिरफ्तारी की डालने के लिए। उस वारंट की एग्जीक्यूशन भी करवा दी गई है। कल नवाज शरीफ साहब जब एहतसाब अदालत से जाएंगे तो वापस कोर्ट लखपत जेल की बजाय वो नैब के कम्प्लेक्स में ठोकर नियाज में जाएंगे। वहां पे जो सेमीफाइनल हो रहा है और फाइनल खेला जाएगा, जो कि हमजा, जो कि मरियम साहिबा, यूसुफ अब्बास, वो कहते थे कि सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, पैसा इस तरह घूम रहा है। ये टीटियां जो घर में घूमी है ना, कल उसका सेमीफाइनल का स्टार्ट होगा। कल सारा पाकिस्तान इस पर बात फाइनल होगा, और फाइनल में नैब, एक और अगली खबर बता रहा हूं, जब नवाज शरीफ को ले जाया जाएगा वहां पे, उसके बाद अगली खबर भी दे रहा हूं, हमजा शहबाज और मरियम साहिबा और यूसुफ अब्बास को वहां पे निकाल के जेल से लाया जाएगा एज पर लॉ। और वहां पे उनको जब कन्फ्रंट कराया जाएगा तो ये निकाब जब उतरेंगे तो सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह के बाद एक ही बंदा निकल आएगा। बाबर साहब कल सर इमरान खान साहब कश्मीर के हवाले से यौम यकजहती कश्मीर जो है वो डे कल जुमे को मनाया जा रहा है, भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान जो है कश्मीर इशू से पीछे हट गया है या गवर्नमेंट का या मीडिया का उस तरह से फोकस नहीं है, तो कल इमरान खान साहब एक तकरीर भी करेंगे, गैदरिंग से खिताब भी करेंगे और कश्मीर के साथ भरपूर कमिटमेंट जो है वो शो करेंगे। कल जनाब आप देखेंगे कि नून लीग की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से फिर बयानात आएंगे कि हम पूरी तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हैं, और वो चाहे दर से आएँ या सड़क के रास्ते से आएँ, जिस तरह भी आएँ हम उनके साथ हैं, लेकिन धरने में हम नज़र नहीं आएंगे। तो ये बयानात उनके कल भी आपको नज़र आएंगे।
और मुज़ाकरात जो हुकूमत करना चाह रही है, अभी उस पर कोई वाज़ेह पेशरफ्त कल नहीं कल देखेंगे। उसामा साहब, अद्वियात की कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी। 200-300% तक जब ऊपर गई थी, चेयरमैन नैब इलेक्शन हो चुके हैं, अवाम का दरीना मुतालबा था। सर ये बहुत नोटिस बड़ा चेयरमैन अवामी नैब इशू है। लेना है सर। देखिए, बहरहाल 200 से 3 प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।